नमस्कार साथियों, दृष्टि एचसीएस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस सेशन में हम आधुनिक हरियाणा के इतिहास को कवर करेंगे। हरियाणा के इतिहास का आज ये तीसरा पार्ट है। यदि अभी तक आपने दो पार्ट नहीं देखे हैं, मतलब प्राचीन हरियाणा और उसके बाद मध्यकालीन हरियाणा, इन दोनों का इतिहास यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, कवर नहीं किया है, तो आप चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में और जाकर के चीजों को कवर करिए, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में है। यदि आप सीक्वेंस में सारी चीज कवर करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, चीजें लॉन्ग टाइम तक आपको रिटेन भी रहेगी। आज का जो सेशन होगा उसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास को, आधुनिक हरियाणा के इतिहास को कवर करेंगे और विशेष तौर पर हमारा ध्यान यह भी रहेगा कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसी से कनेक्ट करके हमें चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि आप देखिए, जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। हरियाणा का जब हम इतिहास पढ़ेंगे, मॉडर्न हरियाणा का, तो उसमें यह देखेंगे कि 1857 की क्रांति में ऐसे कौन कौन से लीडर थे जो हरियाणा से थे, जिनका योगदान रहा 1857 की क्रांति में। उससे पहले अंग्रेजों को किस तरीके से हरियाणा के कुछ लीडर्स उन्होंने चैलेंज किया। कहां से आधुनिक हरियाणा के इतिहास की शुरुआत होती है, ऐसा कौन सी लैंडमार्क ईयर है जहां से अंग्रेजों ने हरियाणा के ऊपर अपना कंट्रोल, मतलब हरियाणा का जो क्षेत्र है उसको ब्रिटिश टेरिटरी में ऐड किया था, ब्रिटिश क्षेत्र में ऐड किया था। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए आज का जो सेशन है उसमें ब्रिटिश शासन के बारे में हम देखेंगे, 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और स्वतंत्रता जो संग्राम है उसमें हरियाणा के किन किन लीडर्स का क्या योगदान रहा, उनके हम कालखंड के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप पेपर उठा करके देखेंगे, 2019 में भी प्रश्न आया था एक, और एक 2023 में भी प्रश्न आया था यहां से, और 2026 में तो दो प्रश्न थे यहां पर सीधे सीधे। और जो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम जेसी शाह कमीशन और हरियाणा और पंजाब का जो अलग अलग जो स्टेट में अलग अलग स्टेट का बनना, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1803 से। देखिए, 1803 से ही क्यों शुरुआत किया हमने आधुनिक हरियाणा के इतिहास का, वो इसलिए किया क्योंकि आप देखिए 1803 में एक संधि हुई थी और उस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ सुरजी आंजनगांव संधि। ये महाराष्ट्र में एक जगह है, यहां पर ट्रीटी हुई थी संधि, और इस संधि के तहत अंग्रेजों को हरियाणा का जो अधिकांश जो क्षेत्र है वो सौंप दिया गया था। किसके द्वारा सौंप दिया गया था? ये सौंपा गया था सिंधियाज के द्वारा। देखिए, आप सभी को पता है कि जो 1750s के बाद का जो समय है, इनफैक्ट 1720 के बाद से लेकर के और 1800 तक का जो समय रहा, जो दौर रहा, उसमें मराठा जो थे उन्होंने पूरे भारत पर अपना आधिपत्य होना हो, इनडायरेक्ट कंट्रोल उसको भी मान करके चलते हैं, इनडायरेक्ट जो कंट्रोल है वो भी स्टेब्लिश किया, और उनका इन्फ्लुएंस वेस्टर्न घाट के क्षेत्र से और लेकर के आप देखेंगे आज का मध्य प्रदेश हो गया, कुछ राजस्थान का भी क्षेत्र था, ऐसे हरियाणा तक उनका दबदबा था, इन्फ्लुएंस था। इसीलिए हरियाणा के जो अधिकांश जो हिस्से थे वो मराठा कन्फेडरेसी के अंडर थे। और मराठा कन्फेडरेसी आप सभी जानते हैं, मराठा कन्फेडरेसी में हाउसेज, आप जैसे मान के चलिए मराठा कन्फेडरेसी किस प्रकार से थी, हाउसेज थे जिनको हम कन्फेडरेसी बोलते थे। तो जो हरियाणा है वो सिंधियाज के अंडर आता था। सिंधियाज ने 1803 में जब ये संधि हुई, और ये संधि किस बैटल के बाद हुई? ये हुई थी जब अंग्रेजों के बीच में और मराठा के बीच में सेकंड युद्ध हुआ, मतलब एंग्लो मराठा युद्ध, द्वितीय हुआ। उसके बाद क्योंकि अंग्रेजों ने मराठाओं को खदेड़ना शुरू कर दिया था सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, और हरियाणा में जो उनका जो दबदबा था, जो कंट्रोल था, वो कम हो गया, और फिर फाइनली एक ट्रीटी साइन हुई। ये ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ सुरजी आंजनगांव संधि। देखिए, 1761 के बाद जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी, उसके बाद मराठा इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी मराठाओं का जो दबदबा और कंट्रोल था वो हरियाणा तक भी था। जब अंग्रेजों ने मराठाओं को हराया, जब सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर था, उसके बाद अधिकांश जो हरियाणा का जो क्षेत्र है वो सिंधियाज ने अंग्रेजों को सौंप दिया। उसके बाद ये जो जितना भी जो क्षेत्र हरियाणा का वो अंग्रेजों के पास आ गया। अब ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेट याद रखनी है। ये थी 30 दिसंबर 1803 को सुरजी आंजनगांव की संधि साइन हुई, जिसके तहत क्या हुआ, जिसके तहत हरियाणा का जो क्षेत्र है उसको अलग उसमें स्प्लिट कर लिया गया, मतलब तोड़ लिया गया। एक जो एरिया था, एक टाइप का जो क्षेत्र था, उसको असाइन टेरिटरी बोला गया। दूसरा जो टाइप का जो क्षेत्र था, एरिया, उसको अनअसाइन टेरिटरी बोला गया। मतलब अंग्रेजों ने डायरेक्ट जो कंट्रोल किया जिस क्षेत्र को, जैसे दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, आज का सोनीपत हो गया, ये गुड़गांव का जो क्षेत्र हो गया, ये कुछ रेवाड़ी का पार्ट हो गया, ये पानीपत का जो क्षेत्र हो गया, ये जो
ये जो दिल्ली के आसपास का ये जो क्षेत्र है, ये अंग्रेजों ने सीधा सीधा अपने कंट्रोल में लिया। वहीं कुछ ऐसी अनअसाइंड टेरिटरी थी जो अंग्रेजों ने अपने जो लॉयल जो चिफ्टियंस जो थे, मतलब उनसे उनके साथ जो लॉयल्टी रखने वाले कुछ राजा जो रजवाड़े थे, उनको दे दिया गया। उसके बाद फाइनली 1832 में एक रेगुलेशन पास हुई जिसका नाम था रेगुलेशन फिफ्थ। इस रेगुलेशन फिफ्थ में क्या हुआ कि हरियाणा को इंटीग्रेट कर दिया गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस है और आगरा के साथ। उसके बाद हरियाणा को 5 उसमें ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड भी किया गया, और वो जो 5 जो ऑफिशियल जो डिस्ट्रिक्ट थे उनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। दिल्ली है, गुड़गांव, उसके साथ रोहतक, हिसार और पानीपत। यदि ये पूछा जाए आपसे डायरेक्टली कि रेगुलेशन 5 जो हरियाणा से संबंधित थी 1832 में अंग्रेज लेकर के आए थे, कौन से 5 ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, उनके नाम बताइए, तो आपको ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये पता होनी चाहिए। देखिए 1803 के बाद से, मतलब सुरजीआंजन गांव की संधि हुई उसके बाद से अंग्रेजों के पास था हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र। अंग्रेजों ने मॉडिफाई भी किया क्योंकि प्रशासन के लिए वो जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से हरियाणा के क्षेत्र को मॉडिफाई करेंगे। 1803 में जब मॉडिफाई किया तो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया था। 1832 में जब रेगुलेशन लेकर के आए तो उन्होंने सबसे पहले 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए, फिर उसके बाद यही चलता रहा 1857 की क्रांति तक। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जो हरियाणा का जो क्षेत्र है, हरियाणा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हरियाणा का जो डिवीजन है कि वो किस प्रकार से उसको एडमिनिस्टर करेंगे, उसको कंप्लीटली चेंज ही कर दिया। क्योंकि 1857 की क्रांति में जो विद्रोह रहा हरियाणा में भी ठीक ठाक रहा था। हरियाणा में आप जब देखेंगे रेवाड़ी से, खास करके रेवाड़ी गुड़गांव का कुछ क्षेत्र हो गया, ये अहिरवाल जो बेल्ट हो गई, यहां से राव तुलाराम ने और उनके भाई ने अंग्रेजों को अच्छी खासा संघर्ष दिया। अंग्रेजों ने काफी समय बाद, अच्छा अंग्रेजों की जो बटालियन जो थी जिसको लीड कर रहे थे, उनके जो लीडर थे उन्हीं को ही मार दिया था। फाइनली सिरसा साइड से अंग्रेजों की एक बटालियन, 2-3 बटालियन और आई, और फाइनली उस फोर्स ने जो है राव तुलाराम की जो फोर्स थी उसको दबाया। अदरवाइज, और ये जो एरिया और ये जो क्षेत्र है, खास करके अहिरवाल वाली जो बेल्ट हो गई, ये झज्जर वाला जो क्षेत्र हो गया, अंग्रेजों के लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसको लगभग 6-7 महीने लगे थे इसको नियंत्रण में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपनी प्रशासन की जो रणनीति थी उसको भी बदल दिया हरियाणा से संबंधित, और सारी चीजों को उन्होंने बदलने की शुरुआत की। अब हम आगे देखते हैं और क्या था। देखिए जो भी हमने पढ़ा उसकी थोड़ी सी एक बार डिटेलिंग देख लेते हैं, और 1857 का जो विद्रोह था हरियाणा में उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि 1857 के विद्रोह से संबंधित बहुत सारी चीजें आती है, फैक्ट भी आते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। इस बार का जो पेपर था 2026 का, उसमें भी चीजें पूछी गई थी। 2026 का जो पेपर था उसमें भी सीधी सीधी आई थी, 1857 की क्रांति से एक प्रश्न आया था। देखिएगा आप, यदि आपने ये सारी चीज कवर की तो आपके जो प्रश्न है वो बन जाएंगे। देखिए आप अपने नोट्स बनाने चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, आप यदि इनके स्क्रीनशॉट लेने चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहें तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। देखिए 1857 का जो महासंग्राम था उसमें केवल आप ये बात समझिए, हरियाणा में केवल ये एक मिलिट्री म्यूटिनी नहीं थी जैसा अंग्रेज बोलते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक मैसिव सिविलियन कम पीजेंट अपराइजिंग थी। कैसे हम बोल सकते हैं इसको कि इट वाज अ मैसिव सिविलियन कम पीजेंट अपराइजिंग? ये पीजेंट अपराइजिंग इसलिए थी क्योंकि लोगों का जो योगदान था, जो भागीदारी थी, वो भी बहुत ज्यादा थी इसमें। आम जन समुदाय ने भी रेवाड़ी में, गुड़गांव में, राव तुलाराम, झज्जर में इनकी जो फोर्सेस थी उनका साथ दिया, उनको सामान भी सप्लाई किया, अंग्रेजों को सीधा सीधा चैलेंज किया। तो पीजेंट्स और सिविलियन कम अपराइजिंग बोलते हैं हरियाणा में इसको। केवल और केवल ये मिलिट्री अपराइजिंग नहीं थी, इसीलिए इस पॉइंट की तरफ ध्यान रखिएगा कि ये केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, जनसाधारण और किसानों का भी व्यापक आंदोलन था, जिससे स्थानीय राजाओं का भी समर्थन था। अच्छा, हरियाणा में ऐसे कुछ स्थानीय राजा भी थे जिन्होंने समर्थन किया, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, आने वाली जो स्लाइड्स हैं उनमें उनके नाम भी है। कुछ ऐसे स्थानीय ऐसे राजा भी थे और लोकल लीडर्स भी थे जिन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया। बाद में अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को हरियाणा में कुचलने के बाद जितने भी लीडर्स थे मोस्टली उनको एग्जीक्यूट कर दिया, उनको फांसी दे दी गई। कौन कौन से ऐसे लीडर थे उनको देखेंगे। राव तुलाराम और उनके भाई, उन्होंने बचने का प्रयास किया। राव तुलाराम तो अफगानिस्तान में भी गए, बाद में एक बीमारी के तहत उनको बीमारी हुई और वहीं पर ही उनका देहांत हो गया। ये पूछा जाए कि ऐसे कौन से लीडर 1857 की क्रांति के जिनकी मजार आप वहां पर अफगानिस्तान में, जिनका देहांत अफगानिस्तान में हुआ,
तो आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट। देखिए अब और थोड़ी सी डिटेलिंग देखें तो मई 10 1857 को अंबाला में अनरेस्ट हुआ और ये अंबाला में जो असंतोष था ये अंबाला से फैलते हुए हरियाणा में फैला और वहां से असंतोष भड़का। और याद रखिएगा जब मेरठ में शुरू हुआ उसी समय पर, इनफैक्ट उससे कुछ घंटे पहले ये असंतोष हरियाणा में जो अंबाला कैंटोनमेंट था वहां पर शुरू हुआ। अब हमारे पास आया है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का, ये है यहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट रहेगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है यहां पर कि हरियाणा के जो कुछ क्षेत्र है जहां पर 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वो मेनली देखा गया कौन से लीडर थे वहां पर और उनके साथ अंग्रेजों ने क्या किया, उनका थोड़ा सा आपको टाइम आपको पता होनी चाहिए, टाइमलाइन। जैसे कि देखिए यदि हम देखें फरुखनगर और रानिया से तो कौन थे वहां पर, जैसे मेव और राजपूत विद्रोहियों ने नेतृत्व किया। यदि हम लीडर की बात करें तो नवाब अहमद अली खान और नूर समद खान ये यहां के लीडर थे और दे ऑर्गेनाइज्ड मेव, राजपूत और जो पीजेंट जो थे उनको ऑर्गेनाइज किया अंग्रेजों के खिलाफ। बाद में इन दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया अंग्रेजों ने, मतलब फांसी की सजा दी बाद में। अच्छा, उसी के साथ साथ झज्जर से भी थे, झज्जर से नवाब अब्दुल रहमान खान थे, उन्होंने भी एक फॉर्मिडेबल आर्मी बनाई, उसका नेतृत्व किया, बाद में इनको भी फांसी दी गई। झज्जर से इन्होंने अंग्रेजों को बड़ा परेशान किया था और फाइनली इनको एग्जीक्यूट किया गया था 23 दिसंबर 1857 को। अब देखिए अब आता है रेवाड़ी में अहीरवाल बेल्ट। अहीरवाल बेल्ट में राव तुलाराम और राव गोपाल देव, ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह का वो शंखनाद किया था। जब इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ लेके आए तो ऐसा नहीं है, कुछ समय पहले से इन्होंने तैयारी शुरू की। रेवाड़ी के आसपास के जो क्षेत्र थे वहां से इन्होंने पहले तो लोगों से कर वसूला, प्रशासन लेके आए, उसके बाद इन्होंने कैनन फैक्ट्री, बारूद भी बनाना शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि ये बात जानते थे कि आज नहीं तो कल अंग्रेज वापस आएंगे। अंग्रेज जैसे ही अपने और जगह जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, वहां पर भी विद्रोह है, क्योंकि पूरा का पूरा जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है ये गंगा जमुना के जो जलोढ़ मैदान है, आज का यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल का भी कुछ क्षेत्र हो गया, एमपी का भी कुछ एरिया हो गया, हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, तो पूरी हर जगह उनको कंट्रोल करने में समस्या आ रही थी। तो इसीलिए पहले उन्होंने यूपी बिहार पे फोकस किया, बाद में दिल्ली और हरियाणा साइड पे फोकस किया। तो लगभग कुछ 6-7 महीने का जो टाइम था, राव तुलाराम और राव गोपाल देव ने ये समय यूटिलाइज किया ताकि अंग्रेजों के सामने एक ऑर्गेनाइज्ड पक्ष रखा जा सके, एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री हो, उस मिलिट्री के पास कैनन भी हो, हथियार भी हो, बारूद भी हो। तो इन्होंने जो विजन था वो बड़ा लंबा था। इसीलिए 1857 की क्रांति के बारे में जब हम पढ़ते हैं हरियाणा में, तो इनके बारे में विशेष तौर पर थोड़ी सी डिटेलिंग में जाकर के पढ़ते हैं। ऐसे ही हम थोड़ी सी डिटेलिंग में पढ़ते हैं बल्लभगढ़ के जो वो थे, बल्लभगढ़ के मेन जो लीडर थे राजा नाहर सिंह, उनके बारे में पढ़ते हैं। फाइनली इनको भी फांसी दे दी गई, एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेकिन आप याद रखिए दिल्ली को साउथ से प्रोटेक्ट करने में इनका बड़ा रोल था कि बहादुर शाह जफर के खिलाफ अंग्रेज यदि मोर्चा लेकर के आएंगे तो कहां से आएंगे? यूपी से आएंगे, दक्कन से आएंगे। दक्कन से क्या? फरीदाबाद है, हरियाणा में फरीदाबाद है। फरीदाबाद में कौन है? राजा नाहर सिंह है। तो इसीलिए ये बोलते हैं गार्डेड दिल्ली साउथ गेट फॉर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के लिए दिल्ली के जो दक्षिणी जो दरवाजे थे उनको इन्होंने कंट्रोल किया और उन द्वार की रक्षा की इन्होंने। बाद में इनको फांसी दे दी गई और इनको एग्जीक्यूट किया गया 9 जनवरी 1858 को। इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखिए अब हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं राव तुलाराम के बारे में। देखिए एक पॉइंट आपको याद रखना है रामपुरा आर्सेनल, और एक आपको याद रखना है द बैटल ऑफ नसीबपुर। रामपुर आर्सेनल जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, दैट ही एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन। रामपुर के रेवाड़ी में जगह है रामपुरा, और रामपुरा में एक जगह एक टकसाल और एक तोप बारूद बनाने का जो कारखाना है इन्होंने वो स्थापित किया, क्योंकि ये जानते थे आज नहीं तो कल अंग्रेजों के खिलाफ हमें ऑर्गेनाइज्ड संघर्ष लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आएंगे बैटल में पूरे तोप के साथ, उसके साथ बंदूक के साथ। आपके पास यदि कुछ है नहीं, आप तलवार से लड़ेंगे तो आप लड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने रामपुर आर्सेनल की स्थापना की। ही एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसी के साथ साथ कलेक्टेड टैक्सेस एंड बिल्ड अ फुल्ली फंक्शनल मिंट एंड अ फाउंड्री शॉप एट रामपुरा। ये पॉइंट याद रखना, रामपुरा, एंड कास्टिंग ब्रास कैनन। रामपुर आर्सेनल के बारे में पॉइंट सारे क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं बैटल ऑफ नसीबपुर। अब दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष ने थोड़ी थोड़ी तैयारी की है। अंग्रेज भी तैयार हैं,
यहां से राव तुलाराम और जो अहिरवाल बेल्ट है वो भी तैयार है, झज्जर के भी कुछ सपोर्ट था। फाइनल जो डिसाइसिव बैटल हुआ वो था नसीबपुर, और नसीबपुर का युद्ध कब लड़ा गया, वो था 16 नवंबर 1857 को। बड़ी अच्छी बैटल हुई। जो मेन जो लीडर थे अंग्रेजों के वो मार दिए भी गए, जैसे मेन जो लीडर थे उनका नाम था कर्नल जिराड, उनको मार दिया गया। उसके बावजूद भी अंग्रेज जीत गए, क्योंकि अंग्रेजों के पास जो लॉजिस्टिक और जो सप्लाई चेन थी वो बड़ी मजबूत थी। देखिए, युद्ध जीतने में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये भी है कि लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन किसकी मजबूत है, क्योंकि जब तक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन एक फोर्स के पास नहीं होगी तो आप बैटल में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। अंग्रेजों के पास सबसे अच्छी बात यह थी कि उनकी भले ही कितनी बड़ी आर्मी हो, भले ही कितने बड़ा लॉजिस्टिक हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो सुविधाएं थी, पहली बात तो कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ लाइन थी। यहां पर यदि जो रेबल्स हैं 1857 की क्रांति में भारत साइड से जो है, मतलब जो इंडियंस हैं, उन लीडर के पास कोई है ही नहीं कम्युनिकेशन के लिए, कि ताकि वो जल्दी से अपने वो भेज सके अपनी जो भी है उनकी जो न्यूज है दूसरे ग्रुप के पास। ना ही वो अपने हथियार और आर्सेनल जो भी उनके पास था उसको क्विकली मूव कर सकते, ना ही अपने लोगों को मूव कर सकते एक जगह से, लेकिन अंग्रेज कर सकते क्योंकि उनके पास ट्रेन है, सारे संसाधन है। तो इसीलिए कर्नल को मारने के बावजूद भी इस बैटल में मार दिया गया था, बैटल ऑफ नसीबपुर में अंग्रेज जीत गए, क्योंकि अंग्रेजों के पास जो रीएनफोर्समेंट थी पटियाला और जिनसे, वो तुरंत अवेलेबल हो गई, और जैसे ही उनको पास ही अवेलेबल हुई अंग्रेज जीत गए। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। राव तुलाराम एस्केप कर गए काबुल, मतलब यहां से चले गए, काबुल चले गए, और उसके बाद 23 सितंबर 1863 में वो उनका देहांत हो गया। और हम इसी दिन को हरियाणा शहीदी दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, HSSC एग्जाम में पूछा गया है, HPSC भी पूछ सकता है कभी भी। उसके बाद पनिशमेंट में क्या दिया गया, क्योंकि अंग्रेज जीत गए तो जाहिर सी बात है अंग्रेज पनिश करेंगे जो भी उनके विद्रोही थे। अंग्रेज उनको, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया तो उनको वफादारी का इनाम भी मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा उनकी लॉयल्टी का। तो जिनको पनिशमेंट दी गई विद्रोहियों को, अंग्रेजों के अनुसार वो विद्रोही थे, उनको क्या मिला, उनकी जितनी भी जो जमीन थी, जो एस्टेट्स जो थे, जहां के वो नवाब थे, पहले तो उनको पूरा कब्जा लिया गया। दूसरा क्या किया, दूसरा उन्होंने जो टेरिटरी थी, हरियाणा की टेरिटरी, उसको पंजाब प्रोविंस में ऐड कर दिया। अब ये क्या था, कैसे था, इसको भी हम आगे देखेंगे, पहले अभी इतना समझिए और आगे बढ़िए। देखिए ऐसे कौन कौन से जो क्षेत्र थे जिन्होंने ये जो विद्रोह जो किया था, विद्रोह का जो बिगुल उन्होंने फूका था, उसमें हार गए वो फाइनली, जैसे झज्जर था, जैसे बल्लभगढ़, जैसे फर्रुखनगर और रानिया, ये स्टेट हार गए। उसके बाद ऐसे कौन से थे जिनको वफादारी का इनाम मिला, जैसे महेंद्रगढ़, नारनौल टेरिटरी, देवर हैंडेड ओवर टू पटियाला, क्योंकि पटियाला के जो रूलर थे उन्होंने साथ दिया था। पुलकियान जो स्टेट है उनको भी, वो भी बेनिफिशियरी रहे, क्योंकि पटियाला, जिंद, ये सारे के सारे रहे उदाहरण बेनिफिशियरी के, क्योंकि कुछ लॉयल प्रिंस, ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, हरियाणा में भी ऐसे रॉयल प्रिंस जो थे, दे वर गिफ्टेड विद द मैसिव ट्रैक्ट ऑफ हरियाणा, क्योंकि उन्होंने साथ दिया तो जमीन दी गई उनको। ड्यूरिंग एंड ऑल्सो दे प्रोवाइडेड रीएनफोर्समेंट, मतलब अंग्रेजों को रसद दी, मदद, उन्होंने सारी चीज सप्लाई की 1857 की क्रांति में। तो फाइनली इनको वफादारी के इनाम में हरियाणा की जो जमीन है, हरियाणा के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो दिए गए। अब आगे चलते हैं और चीजें देखते हैं। देखिए उसके बाद अब हमें 1857 की क्रांति तक का इतिहास पता चल गया, 1803 से 1857 की क्रांति। अब क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा भी भाई भारत का ही पार्ट है ना, तो पूरे भारत में यदि अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन है उसकी शुरुआत कैसे, उसका इतिहास पढ़ेंगे तो हम हरियाणा के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ जो इतिहास है और अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह की जो शुरुआत है, उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीजें हम ये पढ़ते हैं, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या है, देखिए अंग्रेजों ने हमें गुलाम इसलिए बनाया ना क्योंकि हम डिवाइडेड थे, विभाजित थे, जाति व्यवस्था में विभाजित थे, हम धर्म में विभाजित थे, क्षेत्र में भी विभाजित थे हम। तो ये जो विभाजन था यही हमारी सबसे बड़ी कमी थी, हमें इसको दूर करना पड़ेगा। हमारा जो समाज है जो कमजोर है उसको मजबूत करना पड़ेगा, जितने भी डिविजिव फोर्सेस हैं उन सभी को हटाना पड़ेगा, प्लस समाज को आधुनिक रास्ते की तरफ लेके आना पड़ेगा, जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके आना पड़ेगा, रैशनल थिंकिंग की तरफ लेके आना पड़ेगा, ताकि समाज जब पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, समाज जब रैशनल सोचेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, समाज जब रूढ़िवादी जो विचार है उनको पीछे छोड़ेगा तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा।
औरतों को यदि अधिकार मिलेंगे तभी तो हमारी 50% पॉपुलेशन उसका विकास होगा। यदि 50% पॉपुलेशन का विकास होगा तो आप देखिए भारत का भी विकास होगा। और ये जो 50% पॉपुलेशन है, जो वुमेन्स है, जो औरतें हैं, यदि हम इनका विकास के ऊपर यदि ध्यान नहीं देंगे तो आप जानते हैं कि फैमिली की जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो मां ही है, वो एक औरत ही है। तो यदि आप उनको वो नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको यदि आप आधुनिक रास्ते पर लेकर के नहीं आएंगे, उनको यदि आप पढ़ाई लिखाई के रास्ते पर नहीं लेके आएंगे तो समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा और अंग्रेजों के चंगुल में ही फंसे रहेंगे। इसीलिए हरियाणा में भी हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में भी थोड़ी सी झलक पढ़ते हैं, क्योंकि आप समझिए कि 1857 की क्रांति के बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, क्योंकि हरियाणा में भी बहुत सारे लीडर रहे, फिर लाला लाजपत राय रहे, पंडित नेकीराम शर्मा, ऐसे बहुत सारे लीडर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जनरेट करने में सक्षम इसलिए हो पाए, लोगों को इसलिए बता पाए यार गुलाम हो आप तो अंग्रेजों के, क्योंकि लोगों का जो दिमाग था पहले वो खोलना पड़ा, मतलब ओपन करना पड़ा। किस चीज के लिए? नए आइडिया के लिए, मॉडर्न आइडियाज के लिए। और वो काम किसने किया था? वो काम किया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में एक हरियाणा में जो सबसे बड़ी थी वो कौन सी थी? आर्य समाज। और आर्य समाज और जो उन्होंने जो अवेकनिंग लेके आए थे, जो चेतना हरियाणा के समाज में लेके आए थे, उसके बारे में देखते हैं, उसका इतिहास देखते हैं। देखिए, फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के ऊपर जाएंगे। देखिए, आगमन कैसे था आर्य समाज का? स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे वो हरियाणा में आए। कहां पर आए? रेवाड़ी में वो आए 17 जुलाई 1880 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। और उन्होंने यहां पर भारत की सबसे पहली गौशाला उसकी स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती कब आए और हरियाणा की जो सबसे पहली जो गौशाला थी उसका निर्माण कब हुआ, यह पूछा जा सकता है सीधा सीधा। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशनल स्प्रेड मतलब प्रसार कैसे हुआ? आप जानते हैं कि ये जो है जितने भी जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, ये क्या बोलते थे? विडो रीमैरिज, विधवाओं की दूसरी शादी होनी चाहिए। क्यों नहीं है ऐसा? तभी तो सती प्रथा राजा राम मोहन रॉय ने उसको अपोज किया कि विडो रीमैरिज क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही जो विडो है, जो विधवा है, केवल उन्हीं के ऊपर उसका असर है, नहीं, पूरे समाज के विचार के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर उसका असर होता है। जितनी भी औरतें हैं जिनकी शादी हो रखी है उनको साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा, उसका सीधा सीधा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा। और जब साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर तो कैसे विकास हो सकता है? अब देखिए, तो विडो रीमैरिज के ऊपर फोकस किया, उसके साथ साथ वुमेन्स लिटरेसी के पढ़ाई लिखाई, वैदिक एजुकेशन और लिटरेसी बढ़ाने के लिए गुरुकुल का भी निर्माण किया, जैसे झज्जर में 1915 और कुरुक्षेत्र में 1917, ये डेट याद रखना। उसके साथ साथ अब देखिए, समाज तैयार है, अब किसकी रिक्वायरमेंट है? पॉलिटिकल अवेकनिंग की। अब लोगों को पॉलिटिकली अवेकन करना, उनको जगाना है राजनीतिक तौर पर, उनको बताना उनके अधिकारों के बारे में कि आपके राजनीतिक अधिकार ये हैं, आप अंग्रेजों को ऐसे चैलेंज कर सकते हैं। तो फाइनली इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट प्रभाव क्या हुआ? इट प्रोवाइडेड अ सॉलिड इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, जो सामाजिक जो फॉर दैट, किस चीज के लिए? फॉर द स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्म द सोशल रिफॉर्म इनटू द एंटी ब्रिटिश पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के लिए। यही है जो पॉइंट अभी डिस्कस किया था कि जितने भी हैं जो राजनीतिक जो चेतना जो है, जो राजनीतिक चेतना हरियाणा के समाज में आई, उससे जो ब्रिटिश है, वो ब्रिटिश विरोधी विचार है, उनको ताकत मिली हरियाणा में। ये हो गया पूरा का पूरा पॉलिटिकल सोशल अवेकनिंग और जो बाद में पॉलिटिकल अवेकनिंग बनी। अब हम चलते हैं 1885, 1887 और 1888 में। ये 3 साल इंपॉर्टेंट है हरियाणा के इतिहास में। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय कांग्रेस का गठन हुआ। हमें यह जानना आवश्यक है कि कांग्रेस के गठन में हरियाणा से क्या कोई था क्या? यस थे। जैसे कि बॉम्बे के सेशन थे, वहां पर लाला मुरलीधर हरियाणा से थे। ये कहां से थे? अंबाला से। पॉइंट याद रखिएगा, कहां से थे? अंबाला से। ही अटेंडेड एज वन ऑफ द 72 फाउंडिंग डेलीगेट्स। आप सभी को ये, यदि आपने भारत के आधुनिक इतिहास, मॉडर्न इंडिया पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब कांग्रेस का गठन हुआ तो 72 ऐसे डेलीगेट्स जो थे, जो कि फाउंडिंग डेलीगेट्स थे, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो वो अलग अलग क्षेत्र से थे, उसके इंडिया भारत के अलग अलग क्षेत्र से थे, हरियाणा से भी थे। तो हरियाणा से जो महत्वपूर्ण नाम है वो है लाला मुरलीधर। उसके बाद कांग्रेस का जब विस्तार होना शुरू हुआ, मतलब कांग्रेस कहां पर गठन हुआ? कांग्रेस का मुंबई में। उसके बाद फिर अलग अलग, जैसे मुंबई, कलकत्ता, इलाहाबाद, उसके बाद मद्रास, तो अलग अलग जगह पर कांग्रेस के सेशन हुए आने वाले कुछ सालों में। यह क्यों हुआ? ताकि कांग्रेस का विस्तार हो सके,
कांग्रेस से और भी जन समुदाय जुड़ सके, और भी लीडर जुड़ सके, कांग्रेस की सब ब्रांचेस ओपन कर सके, खोल सके अलग अलग क्षेत्र में, ताकि जिस समय पर अंग्रेजों के खिलाफ अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो एक आवाज यदि कांग्रेस लगाए और पूरे भारत में उसकी गूंज हो अंग्रेजों के खिलाफ, उसके लिए अब कांग्रेस को काम करना था आने वाले 25-30 साल के लिए। तो इसीलिए कांग्रेस अलग अलग क्षेत्र में भारत के में अपनी ब्रांचेज खोलने लगी, लोगों को जोड़ने लगी, लोकल जो लीडर थे वो कांग्रेस के साथ जुड़ने लगे। तो 1887 में 1887 में हिसार में ब्रांच खुली कांग्रेस की, स्टेब्लिश्ड बाय लाला लाजपत राय, और हिसार बना पॉलिटिकल बेस। लाला लाजपत राय से संबंधित यह पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1888 में 1888 में इलाहाबाद जो सेशन था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। एक्टिव रीजनल पार्टिसिपेशन देखा गया इलाहाबाद में जब सेशन हुआ, तो हरियाणा से जो पार्टिसिपेशन था कहां कहां से था, रोहतक से, गुड़गांव से और अंबाला से लोग गए और इस सेशन में पार्टिसिपेट किया। तो ध्यान रखिएगा ये 3 पॉइंट 1888, 1887 और 1885 कांग्रेस से संबंधित। अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि जब आंदोलन हुए, जैसे गांधीयन फेज आया, आप सभी को पता है गांधीयन फेज मतलब आप 1900 हम 16 से ही शुरुआत कर लेते हैं गांधीयन फेज की, और 1947 तक का जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है उसको हम गांधीयन फेज से पढ़ते हैं। उस समय क्या था कि मेनली गांधी जी जो थे वो मास स्ट्रगल लेकर के आए थे, जन आंदोलन लेकर के आए थे, जनता जनार्दन को जगाने का उन्होंने प्रयास किया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ जब तक आप आगे नहीं आएंगे, जब तक पीजेंट्स रोड पे नहीं आएंगे, जो किसान वर्ग है, वर्कर्स जो है वो सब नहीं कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, तब तक जो है आजादी मुश्किल है। उसके लिए आपको पहले जुड़ना पड़ेगा, फिर मास रिवोल्ट लेकर के आनी पड़ेगी। मतलब पूरी जनता यदि एक साथ आएगी तो अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर आएगा, अंग्रेजों की नीतियों को आपको काटना पड़ेगा, अंग्रेजों को आर्थिक रूप से आपको दबाना पड़ेगा। तो हरियाणा में किस प्रकार से रहा ये देखते हैं। देखिए, जब रोवलेट एक्ट आया और जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ, हत्याकांड हुआ जब जलियांवाला बाग, महात्मा गांधी ने उसको अपोज किया। महात्मा गांधी उस जलियांवाला बाग के रेस्पॉन्स में और रोवलेट एक्ट को अपोज करने के लिए एक वो लेकर के आए, रोवलेट सत्याग्रह। ये रोवलेट सत्याग्रह क्या थी कि महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि इसके खिलाफ, रोवलेट एक्ट के खिलाफ पूरे भारत में एक सत्याग्रह हो, जिसमें जनता सरकार के ऊपर प्रेशर डाले कि आप इस एक्ट को वापस ले लीजिए। ये एक्ट अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल है, मतलब लोगों का और जो जनता के जो अधिकार है उसके सीधे सीधे खिलाफ है, उनकी सीधी आजादी, राइट टू फ्रीडम के ही खिलाफ है, सीधा सीधा राइट टू स्पीच के खिलाफ है, सीधा सीधा बोलने का जो हमारा मौलिक जो अधिकार है उसके खिलाफ है, इसलिए आप इसको वापस लीजिए। तो 10 अप्रैल 1919 को पलवल में, जब ये पंजाब में जा रहे थे तो पलवल में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी हुई। तो ध्यान रखिएगा कहां पर गांधी जी की पहली गिरफ्तारी कहां पर हुई, पलवल में, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट से हरियाणा के पार्टिसिपेशन कैसा रहा, हरियाणा के लोगों का क्या क्या पार्टिसिपेशन रहा, ये देखते हैं। देखिए, उसके बाद आपको पता है कि 1920 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या था, भिवानी और रोहतक में मैसिव रैलीज ऑर्गेनाइज की। लाला मुरलीधर, जिनको राय साहब की उपाधि थी, उन्होंने राय साहब की उपाधि वो वापस लौटा दी। लाला मुरलीधर सरेंडर, राय साहब जो उनको टाइटल था, जो उपाधि थी, ये पॉइंट याद रखिएगा कि लाला मुरलीधर ने अपनी जो उपाधि थी राय साहब की, वो किस दौरान वापस लौटाई थी, कौन सा आंदोलन था, तो वो असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 से 1922। अब हम आगे चलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, इसमें क्या क्या पॉइंट थे वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह था कि रेवाड़ी से रोहतक, यहां से नमक का जो निर्माण है, महिलाओं की जो नेतृत्व है, ये देखने को मिला। आप सभी को पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सोल्ट सत्याग्रह था। अब हरियाणा तो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, अब कहां से लाएं नमक, तो एज अ सिंबॉलिक, मतलब समर्थन के लिए, जो सिंबॉलिक सोल्ट मेकिंग इन द लैंडलॉक्ड हरियाणा में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे रेवाड़ी हो गया जहां पर नमक बनता है, तो ऐसे क्षेत्रों पर पीसफुल पिकेटिंग हुई बाय कस्तूरबा गांधी एंड सुचेता कृपलानी। ये पॉइंट याद रखिएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हरियाणा में जो योगदान था वो किन किन का था, कस्तूरबा गांधी का और सुचेता कृपलानी, इन दोनों नेशनल लीडर का हरियाणा में योगदान था साल्ट मूवमेंट के दौरान। उसके बाद जब हम फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट पे आते हैं, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो जो आंदोलन है, इसमें कैसे रहा, सबसे पहला मैसिव सैबोटाज ऑफ द रेलवे, टेलीग्राफ लाइन,
मतलब रेलवे और टेलीग्राफ लाइन जो अंग्रेजों के लिए सहायता 1842 में सहायता प्रदान कर रही थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे लाइन और टेलीग्राफ लाइन है वो सरकारी है, अब सरकार का ही समर्थन करेगी। तो फाइनली क्या हुआ कि मैसिव सैबोटाज, मतलब इनको रोका गया, रेलवे को नुकसान पहुंचाया। उसी के साथ साथ हिसार से जो गुप्त जो पत्रिकाएं थी ये शुरू हुई। गुप्त पत्रिकाओं ने क्या किया कि लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने तो लोगों को दबाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट में जितने भी कम्युनिकेशन के, जो जनता आपस में सहयोग करने के जितने भी उनके सोर्सेज थे, उन सबको ठप कर दिया। तो फिर ऐसी जो गुप्त जो पत्रिकाएं थी उनका मेन रोल सामने आया। और हरियाणा में कहां से, याद रखिएगा, हिसार से। अब हम आगे चलते हैं और कुछ पॉइंट्स और देखते हैं, जैसे और कौन कौन से लीडर थे। तो एक और जो हरियाणा से जो लीडर थे वो थे सर छोटू राम। इनका टाइमलाइन क्या था, 1881 से 1945। टाइटल यदि हम देखें तो दीन बंधु, और टाइटल देखें तो रहीम ए आजम। ये टाइटल याद रखिएगा, दीन बंधु और रहीम ए आजम, कि ये किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे सर छोटू राम से संबंधित। यदि हम देखें इनके तो इनसे संबंधित मेन पॉइंट, तो यूनियनिस्ट पार्टी इनसे संबंध रखते थे वो। 1923 में इसका गठन किया था। ही पब्लिश जाट गजाटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्टार लगाइए। 1916 में इसको पब्लिश किया था। यदि इसका इंपैक्ट देखें तो क्या था, ही इनेक्टेड द हिस्टोरिक पीजेंट प्रोटेक्शन लॉ, जैसे कि पंजाब रिलीफ ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट और मंडी एक्ट। ये दो पॉइंट याद रखिएगा कि इन दो एक्ट में किनका मेन योगदान रहा था, सर छोटू राम का। यदि हम और देखें तो किसानों के लिए ऋण राहत, ये सारे काम इन्होंने किए थे। भाखड़ा डैम और भाखड़ा जो प्रोजेक्ट है, ताकि हरियाणा में पानी आए, हरियाणा के जो सूखे जो क्षेत्र है, जैसे हिसार हो गया, जैसे सिरसा भिवानी, इसमें आपको पता है फतेहाबाद हो गया, तो ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भाखड़ा डैम से आने वाला जो पानी है वो आज के दिन भी सिंचाई व्यवस्था और प्रणाली, जितना भी जो कैनाल सिस्टम है वो सारा बनाता है। तो इनकी जो विजन जो था वो भाखड़ा को लेकर के, वो सर छोटू राम का ही विजन था, ताकि सिंचाई व्यवस्था सूखे क्षेत्र में भी आ सके। सर छोटू राम से संबंधित पॉइंट सारे क्लियर हो गए। जल्दी जल्दी हमें देखने पॉइंट। अब देखिए लाला लाजपत राय, 1865 से 1928। लाला लाजपत राय को बोला जाता है पंजाब केसरी। यदि हम इनसे संबंधित पॉइंट देखें तो ही वर्कड एज अ लॉयर इन द हिसार, वर्कड एज अ लॉयर इन हिसार। यदि हम देखें कि इनके मेन पॉइंट क्या थे जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने थे, ही फाउंडेड हिसार कांग्रेस। हिसार कांग्रेस का इन्होंने गठन किया 1887 में। आर्य समाज हिसार में लेकर के आए, इन्हीं का योगदान था। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये लाला लाजपत राय से संबंधित। उसके बाद कुछ ऐसे लीडर और हैं जिनका हमें नाम याद रखना है, जिनके बारे में कुछ एक एक दो दो पॉइंट है वो याद रखना है। जैसे पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में क्या याद रखना है आपको, इनको हरियाणा केसरी बोला जाता है। ये तो 2026 में भी पेपर में आया था, एक बार चेक करिएगा, 2026 या 2023 में आया था पेपर, एक बार चेक करिएगा। वर्ल्ड वॉर वन की जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट थी ड्राइव, क्योंकि अंग्रेजों को वर्ल्ड वॉर वन में सोल्जर्स की जरूरत थी, सिपाहियों की जरूरत थी, क्योंकि उस टाइम पे जब यूरोप में लड़ रहे थे तो यहां से ही सिपाही जा रहे थे, रसद भी यहां से जा रही थी, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। रिक्रूटमेंट के लिए पहले भारतीयों को आपको मनाना पड़ेगा, क्योंकि सस्ते सिपाही आपको यहीं मिलेंगे। तो वर्ल्ड वॉर वन की जो रिक्रूटमेंट, मिलिट्री रिक्रूटमेंट ड्राइव थी, क्योंकि अंग्रेज यहां से मिलिट्री के लिए रिक्रूट करके लेकर के जा रहे थे लोगों को, तो उसको अपोज किसने किया, पंडित नेकीराम शर्मा ने, और इनको कहा जाता है हरियाणा केसरी। यदि हम देखें, ही पब्लिश संदेश मैगजीन 1930 में ये लेकर के आए थे, और इनका एक फेमस कोट है, आई वॉन द होल ऑफ इंडिया। हरियाणा केसरी के बाद इनका, क्योंकि ये जर्नलिस्ट भी थे, लिखते भी थे, तो इन्होंने कहा कि मुझे केवल और केवल छोटी जमीन नहीं, मुझे पूरा का पूरा इंडिया चाहिए अंग्रेजों से। तो ये कथन आप याद रखिएगा, आई वांट होल ऑफ इंडिया। उसके बाद बाल मुकुंद गुप्ता, ब्रिलियंट हिंदी जर्नलिस्ट, लिखते थे, ही ऑथर्ड, जैसे कि इन्होंने लॉर्ड कर्जन की जो व्यवस्था थी और लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थी उसके ऊपर उन्होंने तंज कसा। और क्योंकि ये लेखक थे, जर्नलिस्ट थे, जैसे शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं, शिव शंभू के चिट्ठों में क्या लिखते थे, मतलब ये जो आर्टिकल थे और इनकी जो लेखनी थी उसमें लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थी उसके अगेंस्ट लिखते थे, और उनका नाम क्या था, शिव शंभू के चिट्ठे। ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए लाला मुरलीधर कौन थे, इनको बोला जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब और हरियाणा। लाला मुरलीधर, कंफ्यूज मत होइएगा, लाला मुरलीधर और एक और थे, जैसे लाला मुरलीधर और फाइनली, एक मिनट मैं आपको बता दूंगा कहां पर आप कंफ्यूज होंगे।
जैसे यस, लाला मुरलीधर से संबंधित ही पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है। जैसे ग्रैंड, हाँ वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट था कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ये हरियाणा है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यदि पूछा जाए तो अलग है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किसको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा और पंजाब यदि पूछा जाए तो लाला मुरलीधर है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ फाउंडिंग डेलीगेट ऑफ आईएनसी, आईएनसी से संबंध रखते हैं अपना 1885। सरेंडर राय साहब टाइटल, जो राय साहब टाइटल है उसको इन्होंने लौटा दिया था। उसी के साथ साथ देश बंधु गुप्ता ये भी है। रेज द अर्लीस्ट डिमांड फॉर द सेपरेटिंग हरियाणा, सबसे पहले इन्होंने कहा था हरियाणा और पंजाब को 1926 में अलग कीजिए एट द मुस्लिम लीग सेशन। ये पॉइंट कि सबसे पहले हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए किसने बोला था, देश बंधु गुप्ता। ये पॉइंट भी याद रखना भाई। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए। अब देखते हैं 1947 का जो पार्टीशन है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 1947 का जो विभाजन था उसमें देखते हैं। देखिए जब विभाजन हुआ तो विभाजन किसका हुआ, बंगाल का और पंजाब का। हरियाणा किसका पार्ट था, पंजाब का पार्ट था। पंजाब जो सूबा था मतलब ब्रिटिश जो प्रोविंस था उसका पार्ट था। अब उसका इंपैक्ट क्या हरियाणा पे नहीं आएगा, सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि विभाजन जब पंजाब का हुआ है और आपको पता है कि अभी का अपना जो हरियाणा का, अपना जो भारत का अभी जो पंजाब है उससे ज्यादा पंजाब पाकिस्तान में गया है, मैक्सिमम एरिया है वहां पर पंजाब का। हमारे साइड जो पंजाब है और हरियाणा ये पहले एक थे। जब पंजाब का विभाजन किया है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हरियाणा पे भी आएगा। लगभग 1.2 मिलियन हिंदू और सिख रिफ्यूजी बन करके आए थे वहां से। हरियाणा और पंजाब की जो डेमोग्राफी थी और हरियाणा और पंजाब के जो रिसोर्सेज थे उसके ऊपर सीधा सीधा दबाव पड़ा था। जैसे हिंदू और सिख रिफ्यूजी कुरुक्षेत्र में आए थे और भारत का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप बना था कुरुक्षेत्र में, लगभग 3 लाख प्लस का रिफ्यूजी कैंप कहां पर बना था, कुरुक्षेत्र में। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना स्टैटिक पार्ट में। उसी के साथ साथ क्योंकि आपको पता है स्टेट पीसीएस स्टैटिक पार्ट पे पूछता है प्लस कॉन्सेप्ट भी, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम मेनली अपना फोकस कहां करते हैं, स्टैटिक पार्ट पर, कि स्टैटिक पार्ट ही रटते हैं। रटने से पहले अगर यदि थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है। थोड़ा सा समझ के यदि वो करते हैं, याद करते हैं तो आसानी से याद भी होता है, चीजें लिंक भी होती है। ऐसे प्रश्न जिनके आंसर जो जैसे मेन स्पेसिफिक होंगे वो भी आते हैं। जैसे 2-3 प्रश्न मैंने ऐड भी किए हुए हैं मेन स्पेसिफिक, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मेंस में प्रश्न आए, पूछे जाए, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और वो तभी बनते हैं जब आपको ओवरऑल पिक्चर याद हो। देखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित पॉइंट क्या है, अर्थव्यवस्था के ऊपर सीधा सीधा प्रेशर पड़ा। जैसे एंटरप्रेन्योर्स फरीदाबाद में वो बनाए गए कि हरियाणा को यदि डेवलप करना है तो हरियाणा में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होने चाहिए, जैसे गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, इनका विकास किया जाए, इनमें आधुनिक विकास, मुख्य तौर पर आजादी के बाद इनमें फैक्ट्री लेकर के आया जाए ताकि यह हरियाणा का इंजन बन सके, ग्रोथ इंजन बन सके। तो ऐसे ही उसी के साथ साथ इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टीज अलॉटेड टू द फार्मर्स, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। मतलब ये क्या, यहां पर क्या पॉइंट है कि हरियाणा से भी कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि पाकिस्तान में गए। अब उनकी जो पीछे छूटी हुई जो प्रॉपर्टी है, जैसे हरियाणा से कुछ क्षेत्र से ऐसे, जैसे फरुखनगर एरिया हो गया, जैसे पटौदी क्षेत्र हो गया, जैसे फरीदाबाद से भी बहुत सारे मुस्लिम ऐसे थे जो हरियाणा छोड़ करके गए थे। तो उनका जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, उनकी जो भी खेती बाड़ी है, जो आने वाले जो माइग्रेंट्स जो थे, मतलब पाकिस्तान से जो हरियाणा में आए थे, उनमें उनको बांट दिया गया, वितरण कर दिया गया। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी जो थी वो अलॉट की गई फार्मर्स को जो आए थे। उसके बाद भाषा के बारे में बात करते हैं। अब आपको पता है कि पंजाबी स्पीकर्स अल्टर्ड द डेमोग्राफी इन करनाल अंबाला। अब ये कैसे, क्योंकि पंजाब से आने वाले जो भी शरणार्थी जो भारत में थे उनकी मातृभाषा क्या है, पंजाबी। हरियाणा में जो अधिकांश जो पॉपुलेशन है, जैसे जाट हो गए, जैसे अहिरवाल बेल्ट में हो गए, ये क्या है, हरियाणवी भाषा बोलते हैं, मतलब हिंदी स्पीकिंग है। तो अब जो भारत में जो पंजाब है, पंजाब और हरियाणा, ये 2 भाग में भाषा के आधार पर हम इसको 2 भाग में विभाजित कर सकते थे। और शुरू में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की बात हुई कि जो राज्य है उनका पुनर्गठन होगा, तो वो किस आधार पर होगा, शुरुआत में बात हुई कि भाषा के आधार पर होगा। तो भाषा के आधार पर बहुत सारी कमेटी बनी। शुरुआत की जो कमेटी थी उन्होंने इस बात को नकारा भी कि भाषा के आधार पर ठीक नहीं है, हो सकता है कि क्षेत्रवाद जन्म ले ले, रीजनलिज्म लोगों में आ जाए और एक जो आइडेंटिटी है, भारतीय आइडेंटिटी, वो ना बन पाए लोगों में। तो देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों में अलग अलग भाषाएं हैं, एक साइड में पंजाबी है, एक साइड में हिंदी है। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो डेमोग्राफी है वो बदलनी शुरू हो गई। प्रवासी जो वहां से आए थे उनके कारण भी हरियाणा में भी, जैसे करनाल अंबाला,
यहां पर डेमोग्राफी बदलनी शुरू हुई और इसी के कारण जो इंटेंस बाइलिंगुअल जो टेंशन है वो हरियाणा और पंजाब में आने लगी और भाषा के आधार पर जो तनाव था वो हरियाणा और पंजाब में वो बढ़ने लगा। और वो किसके कारण था? वहां से आए जो इन्फ्लक्स जो थे उसी के कारण। और फाइनली उसके बाद 1947 के बाद उसके बाद हम दो कमीशन की बात करते हैं, जैसे जेसी शाह कमीशन हो गया। इसके बारे में भी इस बार 2026 में प्रश्न आया था, काफी इन डेप्थ प्रश्न आया था। उसी के साथ मास्टर तारा सिंह के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो और जेवीपी कमेटी के बारे में भी चर्चा करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि हरियाणा और पंजाब जो अलग हुए 1 नवंबर 1966, उससे पहले जो कमेटी जो थी जैसे मास्टर तारा सिंह कमेटी, उसी के साथ साथ जेसी शाह जो कमीशन है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और हरियाणा और पंजाब का जो पुनर्गठन हुआ, मतलब जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो होगा फाइनल टॉपिक, हरियाणा के इतिहास का 4th पार्ट होगा। साथियों, आपको ये सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। और यस, यदि आपको ये देखना है कि मेन से कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कि अभी तक आप सोच रहे होंगे ना कि मेन से कैसे प्रश्न आएंगे हरियाणा जीके से, तो देखिए मेन से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। हो सकता है कि 150 वर्ड्स में पूछ ले, जैसे क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ राव तुलाराम एंड द बैटल ऑफ नसीबपुर इन द रिवोल्ट ऑफ द 1857। सीधा सीधा ही प्रश्न आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? आपसे दो पेज खाली है, आप लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा, पूरा समझाना पड़ेगा। ऐसे रीजनल जीके से आ सकते हैं मेंस में, और पक्का प्रश्न आएंगे। आने वाले जो भी एचसीएस होगा, इस बार प्रीलिम्स में आए थे, मेंस में नहीं आया इतना। आने वाला जो टाइम होगा उसमें प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाएगा। 1/4 पेपर, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, पक्का पूछा जाएगा, देख लेना आप। उसके बाद सेकंड प्रश्न क्या हो सकता है, ये आप यदि आप इनका आंसर लिखे तो कमेंट सेक्शन में आप बस उसकी फोटो उसको शेयर कर सकते हैं, आप, मैं इवैल्यूएट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्कस द सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द सर छोटूराम फॉर द एग्रेरियन क्लास इन द प्री पार्टीशन पंजाब एंड हरियाणा। बड़े अच्छे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, केवल और केवल फैक्ट पे ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दीजिए। प्री और मेंस दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़िए, और एक साथ करके ही पढ़ा जाता है। और जब ऐसा आप पढ़ेंगे तो आपकी बेहतर तरीके से तैयारी होगी। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।